एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है, इनका नाम वैष्णवी मोंगा है। ये फतेहाबाद हरियाणा से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है कमेंट के माध्यम से। जो पोस्ट मैंने डाला था उस पे आप लोगों को भी अगर अपनी कुंडली के सवाल और अपने जीवन से संबंधित कोई भी सवाल है और उसको जन्म कुंडली के माध्यम से अगर समझना चाहते हैं उसका समाधान, तो प्रत्येक शनिवार को शाम में फ्री जन्म कुंडली के लिए पोस्ट डाले जाते हैं मेरी कम्युनिटी में। आप वहां जाकर के उसके कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दिया करिए और फिर रविवार के शाम का कार्यक्रम अवश्य देख लिया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इसके अतिरिक्त ज्योतिषी लक्ष्य नाम से हमारा एप्लीकेशन JYOTISHHILAKSHY, वहां से आप एप्लीकेशन पे जाकर के हमारे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम भी देख सकते हैं। वहां से हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि आदि हैंडल पे। शुरू करते हैं। आइए, अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये 2000 की जातिका और सवाल बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। सफलता मिलेगी या नहीं, माता पिताजी चिंतित बहुत होते हैं, कैसा है विवाह का पक्ष, आदि आदि सवाल पूछे हैं। आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से मिला दूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे इनका जन्म पौष माह में उत्तरायण में हुआ है। पौष माह उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बलवान और व्यक्ति इंपल्सिव होता है। बहुत जल्दी ही किसी भी निर्णय तक पहुंचने की प्रायः जागरूकता रहती है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से इनके काम थोड़े विलंब से होते हैं। यह एक सामान्य सी बात होगी जिसके लिए व्यक्ति को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम विलंब होगा, पर वो एक सामान्य सी बात है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा आपको कष्ट दे सकते हैं, मानसिक रूप से कभी प्रताड़ित करेंगे, इमोशनल व्यक्ति को बना देते हैं और उसके निर्णय प्रायः कई बार चिंतित करने वाले भी हो जाते हैं, या कई बार वो इमोशनली निर्णय ले बैठता है। बाद में पश्चाताप करने का भाव हर बार व्यक्ति के जीवन में लगातार दोहराया जाता है। इस वजह से बार बार एक ही गलती न करें। शुक्ल पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान है, शांत है, झगड़ालू नहीं है, ज्ञानी है और समझदार भी है। शनिवार के जन्मे होने से थोड़ा दुखी है और इसको कुछ भी दे दो, अंतिम में जाकर के पूछिए कि कुछ चाहिए, या फिर जब व्यक्ति एकदम अंतिम अवस्था में है और आप जाकर के पूछेंगे, शनिवार के जो लोग जन्मे होते हैं तो थोड़े वो दुखी होते हैं और असंतोषी प्रवृत्ति उनकी होती है। तो अगर शनिवार को जो लोग जन्मे होंगे, आप उनमें ये प्रवृत्ति ढूंढने की कोशिश करिएगा कि वो आप उनको कुछ भी दे दो, फिर भी थोड़े से उनमें वो कमजोरी निकाल ही देते हैं, या कुछ न कुछ उनमें सीख निकल जाती है। ऐसा होता है उनका स्वभावतः वो थोड़े से दुखी होते। शतभिखा नक्षत्र सिद्धि योग में जन्मे हैं, नाम भी सिद्धि है, और बालवकरण शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति, मैंने बात कही थी इंपल्सिव वाली, तो शूद्र वर्ण में जन्मे होने से व्यक्ति राजसिक और तामसिक है। राक्षस वर्ण में जन्मे होने से भी तामसिक वृत्ति बढ़ती है। तामसिक वृत्ति में क्या होता है? दूसरों के पीछे भागना, चापलूसी करना, चंचलता दिमाग की, स्थिरता कम होती है, भटकने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, दुश्मन बनते हैं, प्रायः व्यक्ति अपने आप में ही उलझा रहता है, छोटी छोटी समस्याओं से जूझता रहता है, महत्वाकांक्षी होता है, भोजन में लोलुप होता है और बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में गोचर करने वाला होता है। मतलब उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं और क्रोध करता है, हिंसक होता है। अगर ये सब चीजें हैं तो इसको कम करने की आवश्यकता है और अपने आप को दैव कैसे बनाया जाए, देवताओं के प्रभाव से कैसे प्रभावित रखा जाए, शुद्ध, शांत, स्थिर, गंभीर, चैतन्य, बुद्धिमान, धार्मिक, पुरोधा, प्रणम्य कि लोग आपको प्रणाम करके जाएं। ऐसा क्षमाशील, द्वेष ना करने वाला, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, दंभ, प्रभाव, ये सब ना रहे। तो ऐसा ये होता है शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण। कई बार आपको यहां पे स्वभाव के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, जहां आप किसी से कंपटीशन में नहीं हैं, आप बिल्कुल अपने काम पे जैसे मुक्त होकर के काम करिए। किसी पे भी कोई दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो अपने प्रभावों को विकसित करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल अच्छे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपकी कुंडली में
अगर कुंडली की बात करें तो लग्न कुंडली वृश्चिक की बनी है, जो मूलतया यहाँ की राशि है लग्न में बनी है। लग्न पे गुरु और शनि का प्रभाव, गुरु पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं और शनि चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के लग रहे हैं। तो केंद्र, दो केंद्र, मतलब एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति एक साथ केंद्र में आ गए और शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ गए। ये सबसे अच्छी बात होगी। शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति और चंद्रमा 12वें भाव के अधिपति। शुक्र 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे और परिणाम चतुर्थ भाव का करेंगे और सप्तम भाव का करेंगे। इस बात पे मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कि अगर कोई भी राशि अगर दो भावों के अधिपति होते हों तो वो 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाए और दूसरे भाव से स्वतंत्र हो जाए। अगर वो दो भावों का अधिपति है तो गुरु यहाँ पे द्वितीय और पंचम के अधिपति हैं, वो पंचम भाव का फल करेंगे, द्वितीय भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र भी 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे, सप्तम भाव का फल करेंगे और चतुर्थ भाव का फल करेंगे। मतलब इनका जो परिणाम होगा वो दाम्पत्य को प्रभावित करेगा और सुख को प्रभावित करेगा, 12वें भाव से स्वतंत्र हो जाएगा। इसका अर्थ है कि शुक्र सप्तम भाव और चंद्रमा 9वें भाव के अधिपति, ये दोनों एक साथ केंद्र में बैठ गए। ये सबसे ज्यादा और दाम्पत्य को आपके भौगोलिक, आपके सांसारिक, आपके अनुभाविक जो अनुभव होते हैं उसका सुख देने वाला होता है और व्यक्ति को चिरस्थायी बना देता है, एकदम एक स्थिति को मेंटेन करने वाला। आपके पास ये बल है पर शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण चंचलता भी है। तो अगर आप वहां काम कर लेते हैं तो आपको इसका सुख मिल जाएगा। जैसे स्थिर संपत्ति, चित्त को स्थिर करना, मनोवृत्ति जिसकी अंतर्मुखी हो जाए तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। वो कभी भी बहुआयामी है पर भुजाओं के बल से सब चीज को अपनी तरफ खींचना चाहता है और उसकी मनोवृत्ति अंतर्मुखी जब होगी तो वो दुख कम पाएगा, दुख कम भोगेगा। पर अगर मनोवृत्ति बाह्यमुखी हो जाए, मतलब वो चीजों को देखेगा और उसमें अपना स्वाद चखना चाहेगा, उस चीज को भोगना चाहेगा और यही भोगने की लिप्सा ही उसे लालची बनाती है और उसे बेचैन बना देती है। आप नेचर वाइज जो आपकी कुंडली के ग्रह हैं वो शांति देना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप निश्चित रूप से अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें, अपने विचारों पे नियंत्रण रखें, अपने जीवन शैली को सही तरीके से समझ करके जीवन को आगे बढ़ाएं तो यकीनन ये कुंडली शांतिदायक है। हां, तो कमजोरी कहां हो रही है? क्योंकि आपकी कुंडली में दोनों ही ग्रह दिग्बली और अपने कारक क्षेत्र में बैठे हैं। कारक क्षेत्र में नहीं, दिग्बली क्षेत्र में बैठा, दिग्बल क्षेत्र है। तो यहां पे शुक्र और चंद्रमा, जहां चंद्रमा कारक होते हैं चतुर्थ भाव में, बड़े अच्छे परिणाम देते हैं और यहां पे ये दोनों ही ग्रह दिग्बल हो जाते हैं। दिग्बली इनका ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव मजबूत होता है इस वजह से। और यहां के अधिपति इस भाव से केंद्र में, गुरु जैसे जन्म कुंडली के इस कुंडली के लिए कारक ग्रह के साथ। तो चतुर्थ भाव के अधिपति शनि ने संबंध बनाया देवगुरु बृहस्पति से। चतुर्थ के कारक देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं, जहां व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का सुख चतुर्थेश अगर गुरु के साथ बनाएंगे तो मिलेगा। अगर चतुर्थ भाव के अधिपति आपकी भी कुंडली में गुरु के साथ बैठे हों तो इसका भाव आपको यह निकालना होगा कि आपकी कुंडली में चल अचल संपत्ति का सुख देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थेश की दशा में मिल सकता है, या फिर भाग्येश की दशा में, या लाभेश या लग्नेश की दशा में, अगर इनके पास बल है तो, अन्यथा नहीं। और यहां पे गुरु स्वग्रही, यहां बुध स्वग्रही, यहां सूर्य स्वग्रही, यहां शुक्र स्वग्रही, यहां शनि स्वग्रही, मंगल उच्च के। अब क्या चाहते हैं? इससे भी बढ़िया कुछ होता है क्या? विचार करिए, इससे तो बढ़िया कुछ भी नहीं होता। अरे भाई, लग्न का अधिपति नवांश कुंडली में अपनी राशि में, दशम स्थान आपकी कुंडली में शिक्षकीय गुण से युक्त है, यहां सूर्य और बुध धनु राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति गुरु लग्न को देख रहा है धनेश होकर के। अगर आप शिक्षक न भी बनेंगे तो आप पढ़ा करके, ज्ञान का प्रसार करके आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे साम्राज्य आपको पुरस्कृत कर दे, राजा आपको पुरस्कृत कर दे, सरकार आपको पुरस्कृत कर दे। और आपके कर्तव्यों का पथ इतना ही निश्चल होता है कि निस्संदेह आपकी बुद्धिमत्ता उस पर हमेशा ही हावी रहती है और निश्चित रूप से यह व्यक्ति सफल हो जाता है। हाँ, गड़बड़ी कहां हो सकती है? गड़बड़ी यह हो सकती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्थी और पंचमी के हैं, जिसके कारण इनके पास पक्ष का बल नहीं है और पक्ष के बल से मुक्त होने के कारण चंद्रमा के पास
आपको देने के लिए थोड़ा कम है। मतलब वो धन जो दे वो कई बार प्राइवेट सेक्टर से या कई बार अपने काम से देता हुआ ज्यादा दिख रहा है। इसका अर्थ है कि अगर आपको नौकरी करनी है और चाहते हैं कि नौकरी हो तो पराक्रम भाव के प्रभावों को बढ़ाइए। यानी कि चतुर्थ भाव, अपने भाव से जो ग्रह 5वें घर में बैठा है गुरु के साथ और गुरु की दृष्टि यहां पे है, तो मुझे लगता है कि आपको देव गुरु बृहस्पति यानी कि किसी मंदिर का दर्शन, बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ, कभी कभी सुंदरकांड का पाठ, और अगर हो सके तो सरसों तेल का दीपक और घी का दीपक भी जलाना चाहिए। दीप दान करिए। एकादशी का व्रत अगर कोई करता हो तो उसको भोजन का दान करिए, या किसी ब्राह्मण को द्वादशी के दिन संपूर्ण दान करिए। अन्न का दान, गाय की सेवा, मंदिर का दर्शन, और रात्रि को या फिर कभी कभी दिन में अगर हो सके तो रात्रि को गजेंद्र मोक्ष मैं कहता हूं प्राय लोगों से पढ़ने के लिए, मैं खुद भी पढ़ता हूं, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव पे राहु का प्रभाव। तो राहु ने शुक्र को देखा, राहु ने चंद्रमा को देखा। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं। मैंने एक किसी कार्यक्रम में अष्टम भाव के राहु के बारे में बहुत ही ज्यादा सावधान रहने को कहा था। यहां राहु मिथुन राशि के बैठे हैं। आपकी कुंडली का चंद्रमा पहले से ही पक्ष के बल से कमजोर है और उस पे उल्टे तरीके से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा जहां कुंभ राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उससे केंद्र में ही बैठा है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है। पर ये विष दोष का निर्माण भी करेंगे और कई बार व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि देने में सहायक भी होंगे। ये बात आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा में हो सकती है, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं इस कुंडली के सप्तमेश के साथ। और गौर करिए तो भाग्य भाव के अधिपति का संबंध जब चतुर्थ भाव से होता है तो व्यक्ति अपने माता से बहुत ही ज्यादा इमोशनली जुड़ा रहता है। पर राहु अष्टम भाव से, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, राहु अष्टम भाव से उठ करके अपनी दृष्टि यहां डाल रहे हैं, जिसके कारण कई बार माता को व्यग्रता, चिंता, और व्यक्ति स्वयं भी पागल जैसा व्यवहार करने वाला होता है। ये पागल बना देते हैं, बनाते नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब आप उसको ऐसे समझ में ना लेना, पर ये लगभग ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि को रख देते हैं जहां व्यक्ति बेवजह की बातों पर अपना दिमाग खर्च करता रहता है। और खास करके ये दशा शनि मंगल राहु केतु की स्थिति में बहुत ज्यादा होती है। मंगल का तो नहीं, पर शनि राहु केतु की दशाओं में ये चीज परेशान करती है। राहु यहां मिथुन राशि के अगर नहीं बैठे होते तो ये सोचने वाली बात, बेवजह की बातों पे दिमाग लगाने वाली बात, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देने वाला, कोई भी चीज आपके साथ घटित हो जाए तो आप उसको भूले ही नहीं। कोई भी बात आपको कोई कह दे तो आप उसके दिमाग से वो बहुत जल्दी निकलता ही नहीं है। भविष्य को लेकर के इतनी ज्यादा चिंतित हो जाए बात कि वो वर्तमान पे ध्यान ही ना दे। तो आपका दिमाग जो कंसंट्रेशन पे काम करना चाहिए वो नहीं करके आपकी कुंडली में ये राहु शुक्र और चंद्रमा पे और सूर्य और बुध पे दृष्टिपात करने के कारण आपके आत्मबल को, आपके कंसंट्रेशन को, आपके मन स्थिति को और आपके मानसिक व्यय की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें। ये दरअसल ग्रह ये कर रहा है और आपको लगता है कि आपकी माताजी परेशान है, आपको लगता है कि आप परेशान, आप दरअसल इसलिए ही परेशान है। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो वस्तुतः आपकी कुंडली में अगर सरकारी नौकरी की बात और भी करें तो भाग्य का साथ सरकारी नौकरी में कैसा है, तो भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में आपके 12वें भाव के अधिपति के साथ भी बैठे हैं और दरअसल वो सप्तम भाव के भी अधिपति हैं। ये योग बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इस भाव पे मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो कई बार व्यक्ति के वो दाम्पत्य में सोचने के लिए मजबूर करता है। इसका अर्थ ये होगा कि जब आप यहां से चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति यही बता रही है कि व्यक्ति को दाम्पत्य में जाने से पहले कुंडली मिलाने की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पे और चंद्रमा और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह शनि और राहु दोनों से पीड़ित है या परेशान है। लेकिन ये वस्तुतः बलवान है। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में जो स्थिति बनेगी वो केंद्र का संबंध त्रिकोण का बन रहा है और केंद्र में बन रहा है। ये इधर उधर तो नहीं परेशान है। अपने दिग्बल क्षेत्र में ग्रह शनि और राहु से दृष्ट है, जिसमें से शनि तो उसी भाव के अधिपति हैं। यो यो भावो स्वामी दृष्टो यो तो वा।
तो यहां पे इस भाव का अधिपति चूंकि उसे देख रहा है और राहु भी इसे देख रहा है, इसका अर्थ है कि राहु अगर कुंभ राशि को देखेंगे तो कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। अब आपको ये इस बात को लेकर के चिंतित होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी कि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा पे शनि और राहु जैसे दो पापक ग्रहों का प्रभाव है। मैंने ही ये कार्यक्रम बनाया था और मैंने ही ये बात कही थी कि शुक्र और चंद्रमा पे अगर पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति का दांपत्य बुरा और खराब बीतता है। लेकिन यहां ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि शनि अपनी राशि को देख रहे हैं और राहु भी अपनी राशि को देख रहे हैं। क्लियर है? यहां पे केंद्र में मैंने नवांश कुंडली के बारे में एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के नवांश चैप्टर में लग्न का अधिपति अगर गुरु हो जाए या लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए या केंद्र में गुरु खाली बैठ जाए या चतुर्थ स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो निस्संदेह जातक को जीवन में उसका दांपत्य टूटता नहीं है। इसके ही बगल में मैंने एक और भी सूत्र बताया था जिसमें यह बात कही थी कि तीसरे स्थान में नवांश कुंडली के तीसरे चैप्टर में तीसरे भाव में अगर इस भाव के अधिपति इसी के सन्निकट बैठे हो, मतलब तीसरे या चौथे या दूसरे, अरे भाई तीसरे भाव के अधिपति या तो चौथे बैठे हो या दूसरे बैठे हो या इसी के सन्निकट बैठे हो या फिर तीसरे भाव में किसी पापक ग्रह की राशि बन रही हो तो व्यक्ति का दांपत्य टूटता बड़ा कम है। आप अगर उस पर चाहें तो बचा सकते हैं। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, दरअसल मैंने आज तक जितनी कुंडलियां देखी हैं और उसमें से 10 कुंडलियां अगर देखता हूं, 5 कुंडली देखता हूं, जो भी देखता हूं, उसमें से बहुत ज्यादा बार यही सवाल आता है, पंडित जी दांपत्य टूट रहा है, पंडित जी दांपत्य बहुत खराब है। और उसमें से मेरा अनुभव, मुझे जहां तक याद है, अधिक बार प्रेम विवाह के ही मामले आए हैं क्योंकि कुंडलियां वहां पर मिली नहीं है तो तत्वों का भेद तो काम करेगा। कुंडली में अगर जैसे कुंडली क्या है, आपके शरीर के अंदर के तत्व ही तो हैं ये, पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी तत्व के ग्रह, अग्नि तत्व के ग्रह, वायु तत्व के ग्रह, जल तत्व के ग्रह, आकाश तत्व के ग्रह। और यही ग्रह जब आपकी कुंडली में उपस्थित होते हैं विभिन्न स्थितियों में तो उनका तत्व बैलेंस होता है और अगर वो कमजोर होते हैं तो उनका तत्व कमजोर होता है। तो जिससे आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं उसके शरीर के तत्व से आपके शरीर के तत्व का मैचिंग कहां है। अगर वो पैरेलली काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से एक वक्त के आने के बाद जब दशाएं बदलेंगी तो ये प्रेम सारा फीका हो जाता है और कमजोरी बढ़ जाती है। तात्पर्य कहने का कि मैंने आज तक कभी किसी को यह नहीं कहा है कि दांपत्य तोड़ दो, बहुत 1-2 कुंडलियों में शायद कहा होगा क्योंकि आने वाली दशाएं अगर कमजोर हो, मैत्री ठीक नहीं है, दोष वगैरह बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो। पर मैंने फिर भी कहा है इंतजार सबसे बड़ा समाधान है, कर लो। अरे भाई कैंसर की दवाई में भी तो आपको विदेश जाना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कितने तिकड़म बनाते हैं डॉक्टर साहब। तो ज्योतिष यही तो करता है। बहुत ज्यादा अधिक बार दशा होगी तो कितनी आप पार करेंगे, 12 साल, 13 साल, 14 साल इंतजार करिए क्योंकि विवाह एक ही बार होता है और वो संपूर्ण ही होता है, वो कमजोर नहीं होता। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपको विवाह में यहां पे कभी भी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। आपकी कुंडली मंगलिक है पर इस कुंडली के लिए वो मंगलिक नहीं होंगे। राहु की दृष्टि अगर नहीं होती तो ये मंगल दोष आपके लिए हावी नहीं होता और परेशान नहीं करता। आपकी कुंडली में चंद्रमा से 9 घर आगे मंगल भाग्यशाली बनाएंगे, गुरु से 6 घर आगे मंगल साहसी बनाएंगे, गुरु और शनि सरकारी नौकरी का योग जगाएंगे, सूर्य और बुध धन से, वाणी से और अपनी बुद्धि के बल पे व्यक्ति धन कमाता हुआ देखा जाता है। क्लियर है? दशमांश कुंडली में उच्च के मंगल, यहां पे उच्च के मंगल, स्वग्रही शनि और उच्च के मंगल और दशम भाव के अधिपति उच्चाभिलाषी, गुरु की दृष्टि उच्च की, सूर्य यहां पे जो जन्म कुंडली के अष्टमेश होते हैं। रिसर्च और खोजबीन करके आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िए। उच्च शिक्षा का क्षेत्र आपकी कुंडली में शुक्र के साथ है, वो आपको अनुभव देगा और निसंदेह आपकी बुद्धि बड़ी तार्किक और समझदार है। पंचम भाव का अधिपति लग्न को देख रहा है, ज्ञान से संपन्न, शनि के साथ बैठा है, इस वजह से प्रैक्टिकल और सुखकारी। 12वें भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में चतुर्थ में, माता का स्वास्थ्य कमजोर रहता है क्योंकि राहु की दृष्टि यहां है, ये परेशान करे। 12वें भाव पे राहु और मंगल का प्रभाव, कई बार अगर कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं करेंगे तो शैया का सुख जलेगा और आपके बीच में कभी कभी मतभेद भी जाहिर होंगे। इस वजह से कुंडली मिलाने की आवश्यकता होगी। कम्युनिकेशन बेटर होगा, सुख है, बढ़िया है। संतान में यहां पे भी अगर देख रहा हूं तो इस भाव का अधिपति मंगल इसने देख रहा है, इस और गुरु केंद्र में है, बुध गुरु से दृष्ट है। याद रखिएगा जब कभी भी संतान की बारी आती है तो 3 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गुरु, बुध और केतु। अगर ये तीनों कुंडली में कमजोर होंगे तो संतान उत्पत्ति में स्थिति बढ़ जाती है, कष्ट होती है, संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित होती हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर बुध गुरु से दृष्ट हैं
और गुरु केंद्र में बैठे हैं, पंचम भाव का अधिपति पंचम भाव को देख रहा है और पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि है, तो संतान हो जाएगी। संतति का कष्ट इस कुंडली में नहीं होगा। दूरी बनेगी भौगोलिक रूप से, कभी कभी वैचारिक मतभेद एक सामान्य सी बात होगी, क्योंकि राहु वहां बैठे हैं। उग्रता व्यग्रता और संतति थोड़ी बहुत जिद्दी होती है। यहां पे यश, कीर्ति, मान सम्मान, रिसर्च और अनुभव ज्ञान का बल आपकी कुंडली में है। आप अगर चाहें तो खुद की कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। ये तो आपकी कुंडली की बात है। धन योग कितने बने? लग्न के अधिपति 12 में, अपने जन्म स्थान से दूर जाइए और उत्तर दिशा की तरफ जाइए। धन भाव की स्थिति बहुत बलवान। पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि 5 घर आगे, चतुर्थ भाव के अधिपति 4 घर आगे। ये दोनों ही स्थितियां ठीक होंगी, पर यह स्थिति ज्यादा ठीक होगी। मतलब व्यक्ति पराक्रमी होगा और व्यक्ति को पराक्रम का परिणाम भी मिलेगा। विलंब से मिलने के योग होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है, जो कि मेहनत भाव के अधिपति है। क्यों? अरे तीसरे भाव के अधिपति और मंगल की उच्च दृष्टि, मतलब व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव पे अगर मंगल की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। तीसरे भाव पे अगर मंगल की दृष्टि, जो पराक्रम का घर है, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, व्यक्ति के बिल्डअप करने की स्थिति बहुत अच्छी होती है, उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो डिलीवर बहुत अच्छा करता है, वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेता है। तो ये मंगल के कारण हुआ। लग्न पे शनि ने देखा है, इस वजह से व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से वो मंद गति से देने वाले हैं। तो आपसे वो ग्रह ये अपेक्षा कर रहा है कि आप मेहनत करिए, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। पर ज्ञात करिए, मैंने एक सूत्र बताया था कि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध अगर छठवें भाव से हो जाए तो व्यक्ति को नौकरी मिलती है। ढूंढिए, चतुर्थ भाव के अधिपति शनि और छठवें भाव के अधिपति मंगल। मंगल की चौथी दृष्टि बहुत अच्छी, मंगल की 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी, मंगल की 8वीं दृष्टि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति शनि को देख रहे हैं। यह स्थिति आपकी कुंडली में नौकरी देने वाली बन रही है। अब योग गुरु की दशा चल रही है 2026 तक, उसके बाद फिर शनि आएंगे, तो शनि की दशा में भी नौकरी के योग बनेंगे। आपको निश्चित रूप से लग के रहना होगा। पर इस कुंडली में एक कमजोर दशा बीतेगी 2024 से लेकर के 26 तक। सावधान। माता पिता, भाई बहन का सुख आपकी कुंडली में ठीक देख रहा हूं। बड़े भाई का भी सुख ठीक है, छोटे भाई का भी सुख ठीक देख रहा हूं। परिवार में कलह का वातावरण नहीं है, पर थोड़ी बहुत राहु के कारण वहां पे अभाव देखने को मिलेगा। यह बात आपकी कुंडली में बनती है। आपकी कुंडली में अंक बहुत अच्छा रहे। मित्रता कभी भी करनी हो तो मीन और कर्क वालों से। तारीख आपके लिए 4 अच्छी रहे। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में धनु वालों से, मेष वालों से, मिथुन वालों से और तुला वालों से बच के रहना चाहिए। आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बना है। आप अगर चाहें तो 23 के 5वें महीने से लेकर के और आगे लगातार 26 तक बाहर जाने की कोशिश करे जा सकते हैं। धन योग आपकी कुंडली में ठीक है। पंचम भाव का अधिपति लग्न को देखेगा, चतुर्थेश के साथ बैठा है, इसे बहुत अच्छा लाभ कहेंगे। ये योग कारक स्थिति बनाएंगे और ये राजयोग का परिणाम देंगे। छठवें भाव के अधिपति ने छठवें भाव को देखा है। इस भाव से केंद्र में या त्रिकोण में सूर्य बुध इस भाव को बलवान बनाएंगे। इस भाव से ठीक आगे शनि और गुरु इस भाव की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और व्यक्ति अपने ऊंचे पहुंच के कारण कई बार अपने से बड़े लोग, जो कोई भी आपके पास नहीं है, पर फिर भी जब आवश्यकता पड़ती है तो कोई ना कोई एक पुरुष ऐसा खड़ा होगा जो आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा और आपकी समस्याओं को समझेगा। निश्चित रूप से आपका पति नौकरी वाला हो सकता है, दांपत्य सुखद है, उसको लेकर के चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ससुराल क्षेत्र धनवान के योग बने हैं। और माता और पिता में से अगर कभी कभी सास ससुर से थोड़े बहुत संबंध अगर गड़बड़ हो तो उसको संभालने की बारी आपकी होगी। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि बनी, शुभ ग्रह केंद्र में बैठे, चतुर्थेश शुक्र केंद्र में ही बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं। गुप्त तरीके से धन, एनालिटिकल प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्वभाव का ज्ञान व्यक्ति को होता है। समझदारी से कोई भी निर्णय लेने वाला होता है। जल्दबाजी मत करिएगा, यह भाव चल रहा है। नवम भाव की स्थिति बहुत बढ़िया, दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी, एकादशवें भाव की स्थिति बहुत लाभदायक, 12वें भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर माता के लिए। इस वजह से माता जी चिंतित रहती हैं, क्योंकि इस भाव पे भी राहु की दृष्टि है, इस भाव पे भी राहु की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं। इस वजह से माता का सुख मिलता है। पिता का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा देख रहा हूं। आप खुद का कारोबार भी स्थापित कर सकते हैं। यह आपकी कुंडली है।
नवांश कुंडली में अगर देखेंगे तो 9 नंबर की राशि का यहां बनना, जो यहां का धन भाव है, और धनेश का यहां बैठना, इस भाव के अधिपति का केंद्र में जाना, बुध से दृष्ट, स्वग्रही सूर्य, स्वग्रही शुक्र, स्वग्रही मंगल और शनि का उच्च का होना, मंगल का उच्च का होना, गुरु स्वग्रही 1 2 3 4 5, विलक्षण बात, और ये बहुत अच्छी बात होगी। नक्षत्र आपके लिए अच्छे होंगे धनिष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, रोहिणी, हस्त, भरणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र। मृगशिरा भी आपकी कुंडली में ठीक होगा। हालांकि आपकी कुंडली में अगर देखेंगे तो सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली आपको अनुभवी बनाएगी। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपके बहुमुखी होने का कारण बनेंगे, और वहां पे आपके दिमाग में बहुत सारे तर्क चलते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिखता है, कभी ये कर लूं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, पर करना एक ही है, आपको शिक्षक ही बनना चाहिए। आप बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप फाइनेंस से जुड़ करके भी काम कर सकती हैं, आपकी कुंडली में उसका भी योग लगा है। कॉमर्स आदि का क्षेत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा, और साथ साथ अपना कोई भी कारोबार या सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्रों में भी आपकी विलक्षणता देखी जा सकती है। मंगल आपकी कुंडली में आपको जिस स्थिति में मंगल की स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर आपको ऊर्जा का संचयन करना चाहिए और निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर बुध का प्रभाव आपको बहुत ज्यादा अनुभव से युक्त बना करके आपको एक ऐसा सुख देना चाहते हैं जो प्रायः किसी के पास भी ना हो, और निश्चित रूप से यह कुंडली अंतिम में जाकर के सफल होने वाली है। गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में ऊर्जावान और श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ कम्युनिकेटिव बनाएगी। शुक्र आपकी कुंडली में खर्चीला, शनि आपकी कुंडली में थोड़े दुखी, राहु आपकी कुंडली में चिंतित लेकिन धार्मिक बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।